जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और साथ ही साथ जहां आपका एग्जाम सेंटर होगा वहां जाने के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे। मेरे मित्र, आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक साइंस के कंप्लीट फार्मूला रिवीजन की। जी हाँ दोस्तों, आप सबों को मालूम है कि आपके बेसिक साइंस में इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल सवाल देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में इस चैप्टर का एक बार सभी फार्मूला रिवीजन हो जाना बहुत ही उपयोगी होगा इस लास्ट समय में। और मेरे मित्र बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आपको जो भी डाउट्स हैं मेरे मित्र, इन सभी चैप्टर के फॉर्मूला के माध्यम से वो डाउट आपका रिवीजन होते चला जाएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो आपका सेशन है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं और मेरे मित्र पीडीएफ का यूज भी आप रिवीजन के लिए कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। और आप सबों को मालूम है कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी नाम ही है तो जाहिर सी बात है कि इसके जो फॉर्मूला होगा वो आपका इलेक्ट्रोस्टेट से शुरू होकर के करंट इलेक्ट्रिसिटी पे खत्म हो जाता है। आप कहेंगे कैसे? तो मेरे मित्र ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोस्टेट में जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो क्या है आपका? तो सर कूलम्स लॉ। क्या है? कूलम्स लॉ। और आप सबों को मालूम है, इतना आप लोगों ने पढ़ा है कि गुरुजी जब दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उसके बीच जो लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों ही आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मेरे मित्र इसीलिए हम लोग F इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू बटा आर स्क्वायर कहते हैं। और मेरे मित्र ये जो के है यहाँ पे ये क्या है? आप कहेंगे कुलम नियतांक। क्या है? कुलम नियतांक। और याद रखिएगा इस के का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। इसको हम लोग इप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं और इसको हम लोग इप्सिलॉन आर पढ़ते हैं। याद रखेंगे कि ये जो आपका इप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? तो सर निर्वात में विद्युतशीलता है और इसका वैल्यू हम लोग कितना लेते हैं? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कुलम पर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और मेरे मित्र जो इप्सिलॉन आर है वो क्या है? माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता, जो कि निर्वात में कितना होता है? आप सभी याद रखेंगे 1 होता है। और साथ ही मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि चूंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम ये कह रहे हैं कि एफ जो है, चाहे ये आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, आकर्षण बोले तो जब दो समान आवेश होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। चला जाहिर सी बात है कि दो अगर अपोजिट चीजें होगी तो आप कहेंगे अट्रैक्शन होगा, दो सेम चीजें होगी तो रिपल्सन होगा। अब मेरे मित्र क्या कहते हो कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ जो बल का परिमाण होगा वो दोनों ही आवेश के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो आप सभी ये नहीं कह सकते हैं कि गुरुजी ये जो प्रोपोर्शनल साइन हटाया गया है उसी के बदले यहाँ पे क्या आया है, यानी कि कुलम नियतांक आया है। और ये कुलम नियतांक किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। और साधारण शब्दों में याद रखेंगे इप्सिलॉन आर जो कि दो माध्यम की या जो आवेश जिस माध्यम में रखा रहता है उसकी सापेक्षिक विद्युतशीलता है, जिसका निर्वात में वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे 1 होता है। साथ ही इप्सिलॉन नॉट जो कि निर्वात में विद्युतशीलता है उसका वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे गुरुजी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ध्यान रखेंगे कि अब सवाल यह है कि गुरुजी जब दो चार्ज, मान लो कि Q1 प्लस और Q2 जो है वो भी आपका प्लस चार्ज है और ये दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो जब दो समान और बराबर आवेश, मतलब एक एक कुलम का आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसके बीच में जो लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा, आप कहेंगे आकर्षण काहे नहीं कर रहे हैं? तो चला दोनों पॉजिटिव ना है तो एक बीच में रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन? आप कहेंगे रिपल्सन। इसीलिए क्या कहे कि सर जो प्रतिकर्षण बल होगा या फिर अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक एक कुलम का 1 मीटर की दूरी पर होता तो उसके बीच में आकर्षण बल होता, वो कितना के बराबर होता? याद रखना 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन के बराबर होता। तो अगर आपसे ये सवाल झटके में पूछ लिया जाए तो मेरे मित्र आप इसको फटके में जवाब दे देंगे कि जब दो समान और बराबर आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित होगी तो उसके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर होगा। मेरे भाई ध्यान में रखना, यह सवाल पूछा गया है कि 1 एम्पियर धारा में प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। मतलब अगर कहीं से भी 1 एम्पियर की धारा बह रही है किसी भी चालक से, तो सर उस चालक से 1 एम्पियर की जो धारा बह रही है उसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य यह हुआ कि चूंकि सर हम लोग परंपरागत रूप से जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो धनात्मक आवेश की दिशा को मानते हैं, मतलब धन आवेश जिधर जाएगा वही विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा होगी। लेकिन जब हम लोग इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की बात करते हैं तो कहते हैं सर धनात्मक आवेश के प्रवाह के विपरीत होता है। मतलब ये हुआ कि चालक से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इलेक्ट्रॉन भी प्रवाहित होगी, बिल्कुल।
और मेरे मित्र किसी भी चालक से 1 एम्पियर धारा अगर प्रवाहित हो रही है, मतलब ये हुआ कि उस चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया से प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है, आप कहेंगे प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वैद्युत तीव्रता का यूनिट क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे कि सर वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर, जिसको हम लोग सर V और M इनवर्स के रूप में भी लिखते हैं। और ध्यान रखेंगे ये किस प्रकार की राशि है, आप सभी याद रखना, ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। अब मेरे मित्र यहाँ पे V इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू है और भर भर के सवाल पूछे गए, सर जी ये विद्युत विभव क्या होता है? तो एक लाइन में समझो, चला एक लाइन में समझो अपने एग्जाम के लिए कि अगर आप किसी भी आवेश को, मान लो कि ये विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे आपका कोई Q प्लस चार्ज है और यहाँ पे भी कोई Q प्लस चार्ज रखा हुआ है, आप इस आवेश को क्या कर रहे हैं? इस आवेश को यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्यू बाबा यहां बैठा हुआ है ये क्या कहेगा? सर जैसे ही आप यहां आएंगे, दोनों का अगर प्रकृति सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक इसको क्या करेगा सर? रिपेल करेगा, मतलब इसको हटाएगा। मेरे मित्र ये हटाएगा, लेकिन आपको काम दिया गया है कि नहीं आपको यहां लाना है, तो आप कहेंगे एकरा विरोध में हमरा कार्य करना पड़ेगा। मेरे मित्र इस चार्ज के विरोध में जो आपके द्वारा कार्य किया जाएगा और आप जितना चार्ज ले जा रहे हैं, उस दोनों का अनुपात ही विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि विद्युत विभव इक्वल टू क्या होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी कार्य बटा आवेश होता है। क्या होता है? कार्य बटा आवेश। दैट्स व्हाई वी कैन आल्सो से दैट रेशियो बिटवीन वर्क एंड चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। ध्यान देना कि कार्य का यूनिट क्या होगा, आप कहेंगे जूल, और आवेश का यूनिट आप कहेंगे कूलम्ब। और मेरे भाई जो आपका विद्युत विभव है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम्ब। क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम्ब। और जूल पर कूलम को ही हम लोग क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में वोल्ट कहते हैं। मतलब आपका 1 वोल्ट विभव कितना हुआ? आप कहेंगे 1 जूल पर कूलम। मतलब ये हुआ कि अगर हमको 1 कूलम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तब वहां का जो विभव होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे 1 वोल्ट होगा। यानी कि 1 वोल्ट आप कहेंगे 1 जूल पर कूलम। आपका जो वैद्युत विभव है उसके लिए फॉर्मूला आप कहेंगे कार्य बटा आवेश। चला एकरा अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते हो कि गुरुजी W इक्वल टू ये वी क्यू हो जाएगा, W इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा, ना होगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में विभव दिया हुआ रहे और आवेश दिया हुआ रहे, तो आप कहेंगे कार्य हम उस दोनों को गुना करके निकाल लेंगे। कार्य क्या करेंगे? उस दोनों को गुना करके निकाल लेंगे। और मेरे मित्र ध्यान रखना कि आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो इस संपूर्ण निकाय में क्या होता है सर? संचयित हो जाता है, और उसको हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। अब मेरे मित्र यहाँ पे C इक्वल टू क्यू बटा V लिखा है मैंने, यानी कि Q क्या हो गया? आवेश, और V क्या हो गया? आप कहेंगे विभव। तो आवेश और विभव का अनुपात क्या कहलाता है? आप सभी याद रखेंगे कि सर इसी को हम लोग धारिता, कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसको किससे? C से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मेरे मित्र याद रखना कि धारिता का SI यूनिट क्या होगा? तो धारिता का SI यूनिट फैराडे होता है, या फैराड हम लोग कहते हैं, जिसको F से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल F से। और इसका छोटी यूनिट क्या होता है? तो आप सभी ध्यान रखेंगे कि इसका छोटी यूनिट माइक्रोफैराड होता है, और 1 माइक्रोफैराड कितना के बराबर? 10 टू द पावर -6 फैराड के बराबर होता है। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रख लेना। अब नेक्स्ट मेरे मित्र आपका है Q इक्वल टू आई टी। Q इक्वल टू आई टी, तो ध्यान रखेंगे कि सर I विद्युत धारा है और T हमारा क्या है? समय है। तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जो आवेश है वो किसके बराबर होगा? धारा गुना समय के बराबर होगा। तो ये जो Q है, यहाँ पे I जो है इसके लिए यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? एम्पियर। क्या लेते हैं? एम्पियर। और ये क्या हो गया सर? टाइम। सर सेकेंड। तो एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड किसका यूनिट है? आप सभी कहेंगे गुरुजी आवेश का यूनिट है। किसका? आवेश का। और फॉर्मूला आप कहेंगे Q इक्वल टू आई टी हो जाएगा। अब यहीं से हम ये नहीं कह सकते हैं कि गुरुजी I इक्वल टू Q बटा T होगा। विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटा समय, मतलब आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग आप कहेंगे सर विद्युत धारा कहते हैं। तो Q का यूनिट क्या होता है? आप कहेंगे सर जूल। और मेरे मित्र टाइम का यूनिट क्या होता है? सर सेकेंड। तो आप सभी याद रखना कि जो विद्युत धारा है इसका यूनिट आप कहेंगे जूल पर सेकेंड होगा। क्या होगा? जूल पर सेकेंड। और मेरे मित्र जूल पर सेकेंड कह रहे हैं, सॉरी यार, आपका Q जो है ये कूलम्ब होगा।
आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलम। एम्पियर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? कूलम बोलते हैं। तो ये कूलम बटा क्या हो जाएगा सर? समय हो जाएगा। और ध्यान रखना कि इसको हम लोग कूलम यानी कि सी पर सेकेंड लिख सकते हैं। मतलब कूलम को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सी पर सेकेंड हो जाएगा। तो कूलम बटा समय। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर किसी चालक से क्या हो तो सर 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश प्रवाह हो, तब उस चालक से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिसमें से कितना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है। तो मेरे मित्र ये ध्यान रखना कि कूलम पर सेकेंड आप कहेंगे विद्युत धारा का यूनिट है, और साथ ही 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा सर? 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होगा। और कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोला जाता है? आप सभी याद रखना, इसी को एम्पियर बोला जाता है। इसी को एम्पियर बोला जाता है। इसी को एम्पियर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सर जो मैरी एम्पियर नामक वैज्ञानिक थी, उन्होंने ही विद्युत धारा के बारे में बताया था। तो हम क्या कहेंगे? I इक्वल टू क्यू बाई टी। एम्पियर सेकेंड क्या कहलाएगा? आप कहेंगे गुरुजी कूलम, और यहां पे हम लोग कहेंगे कूलम पर सेकेंड, और 1 एम्पियर क्या होगा? तो 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश का प्रवाह 1 एम्पियर कहलाएगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि विद्युत धारा को मापने के लिए हम लोग एम्पियर बड़ी यूनिट के रूप में देखते हैं और छोटी यूनिट के रूप में मिली एम्पियर का भी यूज करते हैं। और याद रखेंगे आप सभी यहां पे क्या कि करंट का बोले तो आई का छोटा यूनिट क्या होगा? तो आप सभी ध्यान रखेंगे मिली एम्पियर, जिसको एमए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? मिली एम्पियर। और याद रखना कि 1 मिली एम्पियर कितना के बराबर होता है? 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। अच्छा, वोल्ट भी आपका मिली वोल्ट में होता है, तो 1 मिली वोल्ट 10⁻³ वोल्ट के बराबर होगा। ये चीज ध्यान में रखेंगे। तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, मतलब मिली का मतलब क्या हुआ? हजारवां हिस्सा। तो यहाँ पे 1 मिली एम्पियर तो 1/1000 हो गया। इसी को हम 10⁻³ एम्पियर कह रहे हैं। मतलब 1 एम्पियर करंट का हजारवां हिस्सा, 1 वोल्ट का आपका हजारवां हिस्सा क्या कहलाएगा? मिली वोल्ट कहलाएगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ध्यान रखना आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ई यहां पे क्या है? तो सर विद्युत वाहक बल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। विद्युत वाहक बल जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। भी आपका क्या है सर? विभव या विभवांतर आप कह सकते हो। और आई क्या है? आप सभी याद रखना, धारा। नेक्स्ट ध्यान देंगे आप सभी यहां पे कि ओम के नियम से आप सभी कहेंगे V इक्वल टू आई आर। ओम के नियम से क्या कहेंगे कि गुरुजी V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। तो R इक्वल टू आप कहेंगे सर V/I होगा। और R को क्या कहते हैं? ओम के नियम का नियतांक कहते हैं। ओम के नियम का नियतांक कहते हैं। ओम के नियम का नियम का कांस्टेंट भी कहते हैं। ये ध्यान में रख लेना। आप सभी ये ध्यान रखेंगे कि जब हम R इक्वल टू V/I कह रहे हैं, तो I इक्वल टू हम यहाँ पे V/R भी कह सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल कहेंगे। मेरे मित्र याद रखेंगे कि ओम के नियम के केस में क्या होता है सर? ताप नियत होता है। ताप नियत नहीं होगा, ओम का नियम नहीं लगेगा। साथ ही मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका आर है, एक्चुअली इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इस आर को क्या कहते हैं? प्रतिरोध, यानी कि रेसिस्टेंस। और आप सभी इसको समझ रहे हैं कि गुरुजी किसी भी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, प्रतिरोध कहलाता है। मतलब ये हुआ कि सर अगर हम लोग किसी भी चालक के प्रतिरोध की बात करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? क्योंकि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, चालक के प्रकृति पे, लंबाई पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो आप सभी को मालूम है ना चला कि R इक्वल टू रो L/A लेते हैं, जहां पे L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। और मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे ये जो रो है इसके बारे में क्या कहते हो कि गुरुजी ये जो रो है ये हमारा RA/L के बराबर होता है। और आपको मालूम है कि ये जो रेसिस्टेंस है इसका यूनिट, यानी कि जो प्रतिरोध है इसका यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? ओम। और सिंबल क्या लिखते हैं सर? इस तरीके से याद रखिएगा कि प्रतिरोध चालक के लंबाई, क्रॉस सेक्शन एरिया, इन सभी पे डिपेंड करेगा, जबकि मेरे मित्र प्रतिरोधकता सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसका यूनिट हम लोग क्या लेते हैं सर? ओम मीटर लेते हैं। क्या लेते हैं? ओम मीटर लेते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग चालकता की बात करेंगे, कंडक्टेंस की बात करेंगे, तो चालकता क्या होता है
सर प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी कि G इक्वल टू 1/R होता है। और मेरे मित्र इसका यूनिट हम लोग क्या लेते हैं, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सर, इसके यूनिट को हम लोग सीमेन बोलते हैं, जो कि क्या होता है आप सभी याद रखेंगे, ओम इनवर्स होता है। क्या होता है? ओम इनवर्स। अब जो आपका प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। और ध्यान रखेंगे कि इसका यूनिट क्या हो जाता है, तो आप सभी कहेंगे ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, इसको हम लोग सीमेन मीटर इनवर्स भी कहते हैं। ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, आप कहेंगे सर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना होगा सबको जोड़ देंगे। Rp की अगर हम बात करेंगे तो सर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना कि H इक्वल टू I² कहां से आया है, तो आप कहेंगे सर जूल के नियम से आया है, जूल के उष्मीय नियम से आया है। अब ध्यान देना आप सभी कि अगर हम वैद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो H इक्वल टू I² लिखेंगे। अब चूंकि आपने अभी पढ़ा है कि I इक्वल टू गुरुजी V/R होता है और R इक्वल टू V/I होता है, तो एक एक बार अगर दोनों रख लें, चूंकि H इक्वल टू I²RT, तो I इक्वल टू V/R रखने पर तो आप कहेंगे H और ये V/R का क्या होगा? स्क्वायर इंटू R इंटू टी। मेरे मित्र ये V²/R² इंटू R इंटू टी, ये R इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना कि आप ये भी कह सकते हो कि H इक्वल टू क्या होता है? V²RT। क्या होता है? V²RT। अब ध्यान देना कि जब आप R इक्वल टू V/I रख रहे हो, R इक्वल टू क्या कर रहे हो सर, जब R इक्वल टू क्या हो सर V/I, तो आप सभी ध्यान रखेंगे H इक्वल टू I²। अब आप सभी देख रहे हैं कि I²RT है, तो I² R के जगह हम V/I रख दें और T कर दें, तो आप कहेंगे ये जो I है इस स्क्वायर को कैंसिल करेगा और H इक्वल टू क्या होगा? VIT हो जाएगा। H इक्वल टू VIT। P इक्वल टू VI, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये वैद्युत शक्ति है। क्या है? वैद्युत शक्ति है। और चिल्ला याद रखना, कार्य करने की दर शक्ति या ऊर्जा में व्यय की दर शक्ति, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी P इक्वल टू अगर वैद्युत ऊर्जा I²RT माने तो I²RT/T भी कह सकते हैं। T कैंसिल होगा और ये क्या होगा? I²R हो जाएगा। और चिल्ला जी आप I का वैल्यू रख दीजिए V/R और R का वैल्यू रख दीजिए V/I, आपको अलग चीज देखने को मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ कि P इक्वल टू I के जगह अगर आप V/R रख रहे हैं तो V²/R² होगा। P इक्वल टू V²/R², ये R फिर से इसको कैंसिल करेगा और P इक्वल टू V²/R भी आप कह सकते हैं। P इक्वल टू V²/R भी कह सकते हैं सर आप इस फॉर्मूला से। और साथ ही आप ध्यान देंगे कि यहां पे जब आपने V/R रखा तो आप देख रहे हैं V²/R² इंटू R। अगर हम यहां पे क्या कर दें, P इक्वल टू I² के जगह R के जगह V/I रख दे, V/I, तो आप कहेंगे हे I कैंसिल होगा और P इक्वल टू VI। गुरुजी ये आपने पहले ही बता दिया। अच्छा ध्यान रखिएगा कि वैद्युत शक्ति हो इसका यूनिट वाट होगा और वैद्युत ऊर्जा हो तो आप कहेंगे गुरुजी जूल ही होगा। अच्छा kWh वोल्ट इंटू एम्पियर गुना घंटा बटा 1000 या वाट गुना घंटा बटा 1000 दोनों होगा, ये ध्यान में रखना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक यूनिट या यूनिट के रूप में देखते हैं। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। तो अगर आपके क्वेश्चन में वोल्ट एम्पियर और घंटा दिया हुआ है तो आप यूनिट ऐसे निकाल सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का चला काम यहीं पे तमाम हो जाता है और हमें लग रहा है कि पूरा का पूरा चैप्टर आपके आंखों के सामने दौड़ गया होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, आपका है स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत ही नॉमिनल सा चीज है लेकिन ध्यान में रखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम और वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। सभी समझ रहे होंगे। a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। v अंतिम वेग, u क्या है? प्रारंभिक वेग। याद रखेंगे कि a इक्वल टू हम dv बटा dt भी कहते हैं। क्या कहते हैं? dv बटा dt। v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और मेरे मित्र v² इक्वल टू u² प्लस 2as। आप सभी समझ रहे हैं कि सर इसको प्रथम समीकरण, इसको द्वितीय समीकरण और इसको तृतीय समीकरण कहते हैं। बस ये याद रखना कि जब आपका u 0 हो जाए, u इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे v इक्वल टू सर at होगा, s इक्वल टू हमारा हाफ at स्क्वायर होगा और v² इक्वल टू क्या होगा? u² प्लस 2, सॉरी v² इक्वल टू हो जाएगा आपका 2as। अब मेरे मित्र आप सभी देख रहे हो कि v इक्वल टू 80 है और s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर और v² इक्वल टू 2as है। तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी ये गति का प्रथम समीकरण है, ये गति का द्वितीय समीकरण और ये गति का तृतीय समीकरण।
मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि ये गति का जो समीकरण है ये आपका एक समान रैखिक त्वरण के लिए है। तो अगर त्वरण इन तीनों में समान हो तो प्रथम समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताएगा, द्वितीय समीकरण आप कहेंगे स्थिति और समय के बीच संबंध बताएगा, और जो हमारा तृतीय समीकरण है वो वेग और स्थिति के बीच संबंध बताएगा। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, आप सभी ध्यान रखेंगे, अगर हम कोणीय वेग की बात करेंगे, कोणीय वेग की बात करेंगे तो कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ओमेगा इक्वल टू थीटा बटा टी होता है। थीटा यहाँ पे क्या है आप सभी याद रखना, कोणीय विस्थापन है जिसको एल बटा आर के रूप में हम लोग देखते हैं। अब टी क्या है, समय। और मेरे मित्र भी आप सभी याद रखेंगे रैखिक वेग है, रैखिक वेग है, और रैखिक वेग इक्वल टू क्या होता है, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। क्या होता है, कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। ये चीज भी आप सभी ध्यान में रख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही मेरे मित्र, अगर कोई पिंड किसी सर्कुलर पथ पर मूव कर रही हो और ये आपका एक चक्कर लगा रहा हो और एक चक्कर लगाने में इसको टी समय लगा हो, तो इस केस में इसका जो भी होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक चक्कर लगाएगा तो इसके परिधि के बराबर दूरी तय करेगा और भी जो है वो 2 पाई आर बटा टी हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान दो कि आप 2 पाई आर इक्वल टू भी टी भी कह सकते हो और टी इक्वल टू सर जी 2 पाई आर बटा भी कह सकते हैं। तो अगर कोई वस्तु या पिंड या व्यक्ति सर किसी वृत्ताकार मार्ग में चल रहा हो तो उसकी वेग 2 पाई आर बटा यानी कि परिधि बटा समय होगा, और जो परिधि होगा वो सर वेग और समय के गुणनफल के बराबर होगा, और जो समय लगेगा वो 2 पाई आर बटा भी होगा। आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना कि F इक्वल टू हम लोग ma कहते हैं, यानी कि ये आपका क्या हो गया, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। और आप सभी ये कह सकते हो कि गुरुजी m इक्वल टू यहाँ पे F बटा a हो जाएगा और a इक्वल टू हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे F बटा m हो जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बटा m हो जाएगा। अब मेरे मित्र ध्यान रखना कि P इक्वल टू एम भी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संवेग। और यूनिट आप सबों को मालूम है, कई बार मैंने बताया, बस मैं रिकॉल करने के लिए आपको बता रहा हूं। याद रखना कि जो बल होता है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी कि P2 माइनस P1 बटा T के बराबर होता है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर अगर हमारा जो बल P2 माइनस P1 बटा T के बराबर होता है, तो अगर हमारा P2 एम भी हो और P1 हमारा MU हो तो बटा T हो जाएगा। और आप ये F इक्वल टू क्या कह सकते हो, M इंटू भी माइनस यू बटा M। यहां पे ध्यान देना कि M अगर कॉमन लेंगे तो M इंटू भी माइनस यू बटा टी भी हम कह सकते हैं। अच्छा ध्यान रखना कि जो आपका P2 माइनस P1 है संवेग में परिवर्तन आवेग कहलाता है, तो I इक्वल टू एफ टी हो जाएगा। और ये जो एम आई बटा एफ ए देख रहे हो मेरे मित्र, M इक्वल टू एफ बटा ए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। तो ये चीज भी ध्यान में रखेंगे कि ये यहाँ पे जब M लिखा हुआ है तो F बटा ए, यही हमारा क्या है सर, जड़त्वीय द्रव्यमान है। और किसी भी वस्तु के जड़त्व का संख्यात्मक मान उस वस्तु का द्रव्यमान होता है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा मेरे मित्र, उसका जो जड़त्व होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। ये चीज आप सभी ध्यान में रखना। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देंगे कि इसी में आप गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, तो F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर। दो m1 और m2 द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट एक दूसरे से r दूरी पर रखा हुआ है, तो F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब चला यहां से जी m1 इंटू m2 इक्वल टू एफ आर स्क्वायर कह सकते हो, आप कहेंगे बिल्कुल। तो जी इक्वल टू क्या होगा, एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2 हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं। अच्छा ध्यान देना यहाँ पे आप सभी कि ये जो जी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, और इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 लेते हैं। क्या है सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यूनिट तो आप सभी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के अलावे आप सभी याद रखना कि अगर हम गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे तो ये जी एम ई बटा किसके बराबर होगा सर, आर ई स्क्वायर के बराबर होगा। जी एम ई बटा आर ई स्क्वायर, जहां पे जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, एम ई मास ऑफ अर्थ और आर ई क्या है सर, रेडियस ऑफ अर्थ है। और चला वेट इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी लेते हैं, यानी कि जो आपका मतलब द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है, आप सभी कहते हैं गुरुजी वस्तु का भार कहलाता है। अब ध्यान देना कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण में भी अगर वस्तु को मुक्त रूप से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है या नीचे आ रही है और गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा और कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको फ्री फॉल माना जाएगा। और फ्री फॉल के लिए भी 3 समीकरण है, कौन कौन सा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एच इक्वल टू आप सभी कहेंगे सर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और मेरे मित्र जो आपका v स्क्वायर इक्वल टू होगा वो क्या होगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh होगा। याद रखना जब आपका बॉडी नीचे गिर रहा होगा तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर होगा,
और जो मेरे मित्र बॉडी को ऊपर फेंका जाएगा तो आप कहेंगे सर बॉडी गुरुत्व त्वरण के विरोध में चल रहा होगा, तो ऊपर के केस में हम लोग माइनस लेंगे और नीचे के केस में हम लोग क्या लेंगे सर प्लस लेंगे। कहां पे सर v इक्वल टू यू यू प्लस जी टी में। अगर नीचे आ रही होगी सॉरी ऊपर जा रही होगी तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी कहेंगे, नीचे आ रही है इसलिए हमने v इक्वल टू यू प्लस जी टी लिया। तो ये एक मतलब कह सकते हो नॉमिनल कंसेप्ट है जो आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान देना आप सभी, इनके बाद आपका मास वेट एंड डेंसिटी का वही कंसेप्ट है रो इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, यानी कि ये क्या हो जाएगा सर द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा, द्रव्यमान बटा आयतन। और याद रखेंगे कि इसका यूनिट केजी पर मीटर क्यूब होता है। और ये आपका क्या है उत्प्लावन बल है, उत्प्लावन बल जो कि क्या होता है सर माइनस रो जीभी के बराबर होता है। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटा वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व होता है, वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी किसी भी ठोस को जल में डुबोया जाता है तो ठोस का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो किसके बराबर होता है, तो सर ठोस का वायु में भार बटा जल में डुबोने पर जो उसके भार में आई कमी उसके बराबर होता है। तो अगर सीधे आपेक्षिक घनत्व बोले तो वस्तु का घनत्व बटा जल का घनत्व हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखना कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसकी कोई बीमा नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती है। और यहां पे बस ये ध्यान में रख लेंगे चला कि अगर हम ठोस के घनत्व की चर्चा करेंगे, किसकी, ठोस के आपेक्षिक घनत्व को जल में डुबोने पर, ठोस के आपेक्षिक घनत्व को जल में डुबोने पर, तो आप सभी याद रखेंगे कि ठोस का वायु में भार, ठोस का वायु में भार अब बटा बटा जल में डुबोने पर आई भार में कमी, क्या होगा सर ठोस का आपेक्षिक घनत्व होगा, कब सर जल में डुबोने पर। ये चीज ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी के मेरे मित्र इसमें आपका सर कंसेप्ट है और कुछ नहीं, इन्हीं सभी फॉर्मूला पे आप सवाल देखेंगे। अब नेक्स्ट ध्यान रखना आप सभी कि चूंकि रो इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम कह रहे हो तो यहां से आप मास इक्वल टू क्या कह सकते हो रो भी, यानी कि जो आपका मतलब कह सकते हो द्रव्यमान होगा वो वस्तु के घनत्व और आयतन के बराबर होगा। क्या होगा, वस्तु के घनत्व और आयतन के बराबर। तो आप सभी आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि गुरुजी जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर वॉल्यूम जो है वो मास और घनत्व के अनुपात के बराबर होगा। तो रो इक्वल टू एम बटा भी, तो आप एम इक्वल टू रो भी कह सकते हो और भी इक्वल टू एम बटा रो कह सकते हो। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। और ध्यान रखिएगा उत्प्लावन बल तो माइनस रो जी भी, तो यहाँ पे रो क्या है आप कहेंगे वस्तु का सॉरी जल का घनत्व, और जो जी है आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जी गुरुत्वीय त्वरण होगा और भी आप कहेंगे आयतन को दर्शाएगा। नेक्स्ट ध्यान देना आप सभी कि वर्क एनर्जी एंड पावर में मेरे मित्र वही बहुत नॉमिनल सा फॉर्मूला जो कि मुझे लगता है आप सभी छात्रों को याद होगा, W इक्वल टू एफ एस। जब बल और विस्थापन के बीच में एंगल नहीं बन रहा हो तब कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा, लेकिन मेरे भाई जब एंगल बन रहा हो तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होगा, याद रखना आप सभी। और यहाँ पे सर कॉस थीटा का 3 वैल्यू, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू आप कहते हैं -1 होता है, कॉस 90 डिग्री इक्वल टू आप कहते हैं 0 होता है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अगर बल और विस्थापन के बीच में सर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है तो किया गया कार्य मैक्सिमम होगा। कॉस 0 डिग्री हो तो जो वर्क होगा वो क्या होगा आप याद रखना मैक्सिमम, वर्क मैक्सिमम होगा, साथ में क्या होगा पॉजिटिव होगा। और अगर बल और विस्थापन के बीच में आपका जो एंगल है वो 180 डिग्री का हो तो कार्य आपका निगेटिव होगा, साथ में मिनिमम होगा। क्या होगा मिनिमम यानी कि न्यूनतम। और बल और विस्थापन के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो सर किया गया कार्य आपका शून्य होगा। क्या होगा शून्य होगा। अब ध्यान देंगे यहीं पे कि W इक्वल टू एफ एस कह रहे हैं तो हम यहाँ पे F इक्वल टू W बटा एस भी कह सकते हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही कार्य जब पढ़ेंगे तो ऊर्जा भी पढ़ना होगा और ऊर्जा में के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर आप सबों को मालूम है और पी इक्वल टू एम जी एच आप सबों को मालूम है। और आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अगर हम यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा यानी कि के और आपका जो पीई है पोटेंशियल एनर्जी है इस दोनों का योग हो जाता है। बस एक चीज और ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि गतिज ऊर्जा एवं संवेग में संबंध क्या होता है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध क्या होता है।
तो आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि सर गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध है के इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m, के इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रख लीजिएगा। और साथ ही अगर किसी वस्तु का वेग परिवर्तित हो रहा हो, उस केस में आपसे कार्य पूछा जाए, वेग परिवर्तन के केस में हम सीधे लिख रहे हैं जिससे क्वेश्चन हिट करे। वेग परिवर्तन के केस में, वेग परिवर्तन के केस में, वेग परिवर्तन के केस में जो कार्य होगा चला जी वो किसके बराबर होगा? आप सभी याद रखना, डेल के ई, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? आप सभी याद रखेंगे, डेल के ई इक्वल टू हाफ एम, हाफ एम, यहां पे के होगा, के ई है, चला ध्यान रखना, ये हाफ एम इंटू भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होगा। ये चीज ध्यान में रखेंगे। और चला ऐसे फॉर्मूला को आपको मुंह जबानी रखना होगा, नहीं तो सर मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अगला देख लो। अगला है आपका हीट एंड टेम्परेचर। बहुत सारे छात्र परेशान हैं, जबकि मैंने इससे संबंधित आपको थ्योरी भी दिया था। जो आपके काम के फॉर्मूला है वो यही है। यांत्रिक तुल्यांक क्या है? जे इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू। अब ये J इक्वल टू डब्ल्यू बटा क्यू क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब कभी भी कार्य उष्मा में बदलता है या उष्मा कार्य में बदलती है, तो किया गया कार्य और उत्पन्न उष्मा हमेशा एक नियत होती है, जिसको यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं और J से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला कार्य बटा क्या होता है? आप कहते हैं सर Q जो है ये उष्मा को बता रहा है। याद रखना, J का वैल्यू 4.186 जूल पर कैलोरी होता है। उष्मा धारिता क्या होती है? तो उष्मा की अवशोषित मात्रा बटा ताप में वृद्धि, मतलब आप इसको Q बटा डेल टी भी कह सकते हो। और ध्यान रखेंगे कि अगर हम उष्मा की मात्रा कह रहे हैं तो एसआई यूनिट जूल लेंगे, और ताप में वृद्धि को हम लोग एसआई यूनिट में केल्विन लेंगे, तो उष्मा धारिता का यूनिट जूल पर केल्विन हो जाएगा। और मेरे मित्र जो अवशोषित उष्मा की मात्रा होगी वो क्या होगी? Q इक्वल टू MC डेल थीटा, जहां पे M क्या है सर? द्रव्यमान। M क्या है? द्रव्यमान। C क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट उष्मा। और डेल थीटा क्या है? तो आप कहेंगे सर ताप में परिवर्तन है, ताप में परिवर्तन। अब याद रखना कि जल का स्पेसिफिक हीट क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और मेरे मित्र आप सभी विशिष्ट उष्मा C इक्वल टू क्या कह सकते हो? आप कहेंगे गुरुजी Q बटा M डेल थीटा कह सकते हैं। अब Q का यूनिट आप कहेंगे जूल, और M का यूनिट किलोग्राम, और डेल थीटा आप कहेंगे केल्विन। तो मेरे मित्र जो स्पेसिफिक हीट होती है, विशिष्ट उष्मा होती है, या विशिष्ट उष्मा धारिता होती है, विशिष्ट उष्मा धारिता होती है, इसको विशिष्ट उष्मा धारिता भी कहते हैं। तो जो विशिष्ट उष्मा धारिता होती है, इसके लिए यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं? तो आप सभी याद रखेंगे जूल, जूल, और फिर आप कहेंगे सर ये मास है, तो यहां पे ये जो हमारा मास है ये किसको बताएगा? आप कहेंगे सर केजी को। और जो आपका डेल थीटा है ये आप कहेंगे सर केल्विन को। तो यहां पे इसको हम लोग जूल पर केजी केल्विन कहते हैं, और इसी को हम लोग जे और फिर केजी इनवर्स और फिर हम लोग के इनवर्स इस तरीके से लिखते हैं। अब Q इक्वल टू ml होता है, जहां L क्या है? आप कहेंगे लेटेंट हीट, ये क्या है? गुप्त उष्मा। क्या है? गुप्त उष्मा। और L इक्वल टू क्या होगा? आप कहेंगे Q बटा M हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखना कि उष्मा चालकता अगर पूछा जाए तो इसको K से रिप्रेजेंट करते हैं, और K इक्वल टू QL बटा A डेल थीटा होता है। सर Q क्या है? तो आवेश की मात्रा, सॉरी आवेश कह रहे हैं, उष्मा की मात्रा। L क्या है? तो दोनों जो बिंदु हैं उनकी बीच की लंबाई। ए एरिया, और डेल थीटा आप कहेंगे सर ताप में परिवर्तन। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है कि तापीय संतुलन के केस में किसी भी वस्तु के द्वारा जितनी उष्मा का लॉस किया जाएगा वो अगली वस्तु द्वारा उतना उष्मा गेन किया जाएगा। और इस केस में M1C डेल थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा? M2C डेल थीटा 2, यानी कि M1C डेल T1 इक्वल टू M2C डेल T2। और ये फॉर्मूला आपको कहां काम आता है? तो सर जब आप मतलब गर्म पानी और ठंडा पानी को मिक्स करने वाला सवाल करते हैं तो वहां पे ये फॉर्मूला आपको काम आता है। याद रखना, इसको हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक बोलते हैं, इसको हम लोग क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बोलते हैं, और इसको हम लोग सर वॉल्यूम आयतनिक प्रसार गुणांक कहते हैं या आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। सर जो आपका रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो सर रेखीय लंबाई में वृद्धि बटा मूल लंबाई गुना ताप में वृद्धि। जो आपका क्षेत्रीय होता है सर परिवर्तन वो डेल ए बटा ए इंटू डेल थीटा, और सर जो गामा है आप कहेंगे सर डेल भी बटा भी इंटू डेल थीटा। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, अल्फा बीटा गामा के बीच रिलेशन 1:2:3 का होता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो मेरे मित्र हीट एंड टेम्परेचर से ये महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आप इसको दिमाग में चिपका लेंगे। अगला आपका है
बल, सॉरी, सिंपल मशीन, और ये लास्ट है। तो याद रखना कि सिंपल मशीन जो है वो बल आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करता है, जो हम लोग साधारण मशीन लीवर वगैरह की बात करते हैं। और बल आघूर्ण क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे बल इंटू बल बाहु भुजा, बल बाहु भुजा, या फोर्स इंटू फोर्स आर्म। उत्तोलक सिद्धांत, आप कहेंगे उत्तोलक जो है वो बल आघूर्ण सिद्धांत पर काम करता है। और ये अगर हमारा कोई उत्तोलक है तो ये इसका फलक्रम बिंदु होगा। मान लेते हैं ये अगर लोड पॉइंट है तो ये हमारा क्या होगा, एफर्ट पॉइंट हो जाएगा। यहां से यहां तक कि आप कहेंगे सर ये हमारा प्रयास भुजा होगा, और यहां से यहां तक आप कहेंगे सर ये हमारा भार भुजा होगा। तो मेरे मित्र उत्तोलक सिद्धांत क्या कहता है कि भार इंटू भार भुजा, भार इंटू भार भुजा किसके बराबर होती है, प्रयास इंटू प्रयास भुजा के बराबर होती है, प्रयास इंटू प्रयास भुजा के बराबर होती है। और मेरे मित्र याद रखना आप सभी कि जो फर्स्ट क्लास लीवर है, सेकंड क्लास लीवर है, इसको आप कैसे पहचानोगे, तो मैंने क्वेश्चन वाले में तो बताया था, बस एक बार यहां पे भी बता दे रहा हूं। कोई भी उत्तोलक होगा तो ये तीन बिंदु आपको दिखेंगे, आलंब दिखेगा, आलंब दिखेगा, साथ में आपका प्रयास बिंदु दिखेगा, और साथ में आपका भार बिंदु दिखेगा। और मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि अगर आपका लोड और एफर्ट के बीच में फलक्रम है, मतलब क्या हुआ कि सर जो हमारा भार है और प्रयास है इसके बीच में फलक्रम है, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास लीवर होगा। और फर्स्ट क्लास लीवर के लिए मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और एक के बराबर भी हो सकता है। अब ध्यान देंगे कि सेकेंड क्लास लीवर की बात करेंगे तो सेकेंड क्लास लीवर वो लीवर होगा जिसमें लोड क्या होगा, बीच में होगा, किसके, फलक्रम और एफर्ट के बीच में। जैसे कि सरौता सुपारी कहां करता है, बीच में, तो फलक्रम इधर, एफर्ट बीच में, लोड। तो सेकेंड क्लास लीवर में लोड हमारा क्या होगा, बीच में होगा। और सेकेंड क्लास लीवर की जो मैकेनिकल एडवांटेज होगी वो हमेशा एक से ज्यादा होगी, और थर्ड क्लास लीवर आप सभी कहेंगे इसकी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से कम होगी। थर्ड क्लास लीवर आपका वो लीवर होगा जिसमें लोड और एफर्ट के बीच में क्या होगा, आप सभी कहेंगे फलक्रम होगा। लोड और एफर्ट के बीच में क्या होगा, आप कहेंगे फलक्रम होगा। नेक्स्ट मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि वेगानुपात क्या होता है, तो वी आर इक्वल टू हम लोग कहते हैं डी बटा डीएल, जिसको हम लोग प्रयास का विस्थापन, डी को क्या कहते हैं, प्रयास का विस्थापन, प्रयास का विस्थापन बटा डीएल को क्या कहते हैं हम लोग, भार का विस्थापन। तो प्रयास का विस्थापन और भार का विस्थापन का अनुपात क्या कहलाता है, वेगानुपात कहलाता है, ये ध्यान में रखना। और मेरे मित्र मैकेनिकल एडवांटेज, इसको यांत्रिक लाभ बोलते हैं हम लोग। यांत्रिक लाभ इक्वल टू क्या होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लोड बटा एफर्ट होता है, लोड बटा एफर्ट, यानी कि सर भार बटा प्रयास होता है, भार बटा प्रयास होता है। और जब हम लोग सर फर्स्ट क्लास लीवर सेकंड क्लास लीवर के केस में रहते हैं तो आयास भुजा बटा भार भुजा, ये भी होता है, याद रखना। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू आयास भुजा बटा भार भुजा, ये भी फॉर्मूला होता है, चला याद रखेंगे आप सभी। अच्छा, इफिशियंसी यानी कि जो मशीन की दक्षता होती है, आप सभी याद रखेंगे साधारण मशीन की दक्षता 100% से कम होती है, और मशीन की दक्षता जो है वो MA बटा VR गुना 100 हम लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर आउटपुट बटा इनपुट भी कहते हैं, चला आउटपुट बटा इनपुट भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे प्रतिशत लगा देंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी हमारा वो मशीन की दक्षता हो जाएगा। या फिर अगर हम मशीन की दक्षता की बात करते हैं तो सीधे सीधे MA बटा VR भी कहते हैं। और याद रखेंगे कि ये मशीन की दक्षता, मैकेनिकल एडवांटेज और वेगानुपात, इसमें संबंध क्या होता है, तो MA इक्वल टू N इंटू VR होता है। और मेरे मित्र आदर्श मशीन की जो इफिशियंसी होती है वो क्या होती है, 100%, और इसीलिए इसमें मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है, वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, वेलोसिटी रेशियो के बराबर होता है। और मेरे मित्र याद रखना कि ये जो फॉर्मूला है आपका क्या, कि सर न्यू इक्वल टू MA बटा VR होती है, ये आपको पुल्ली से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने में काफी मदद करता है। तो सिंपल मशीन का मेरे मित्र ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, जो कि आपका बल आघूर्ण और उत्तोलक सिद्धांत, मैकेनिकल एडवांटेज, साथ ही साथ आपका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, दक्षता, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो में क्या संबंध होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और हमें लगता है कि जो पूरा का पूरा बेसिक साइंस था उसका एक टूर आपका हो गया होगा, वैसे चैप्टर जहां से आपको प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। और मेरे मित्र अगर आपका ये एक बार रिवीजन हो गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और साथ ही मेरे मित्र उम्मीद करते हैं कि आप यहां तक के बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।